नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। करीब 3 हफ्तों से व्यक्तिगत कारणों से आपसे बातचीत नहीं हो सकी। उसके लिए मैं संदेश ना दे पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की बात शुरू करते हैं। अमेरिका और भारत में, दोनों देशों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, बहस चल रही है। कहीं खुशियाँ मना रहे हैं लोग, कहीं एक तरह से विरोध करने का माहौल है। अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करीब 250 साल पुराना है। उसमें 9 जज हैं और उनका चयन होता है एक तरह से पार्टी के आधार पे। वो कहते हैं कि वो जुडिशरी की सबसे ऊंची संस्था है, लेकिन जजों का चयन राष्ट्रपति करता है और उसको वहाँ की सेनेट, जो कि हमारे राज्यसभा के मुकाबले मानी जाएगी, वो उसको अप्रूव करती है। उसकी अप्रूवल जो एक प्रक्रिया है वो काफ़ी परिभाषित है और उसमें सारी बातें सामने आती हैं। उनकी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। हर सेनेटर उनसे सवाल पूछता है। फिर उनकी जुडिशरी कमेटी है, वो बैठती है, वो तय करती है, उसको वोट करती है कि उनको दिया जाए कि नहीं। फिर पूरे सेनेट पे वोट होता है। इस तरह से एक लंबा उसका तरीका है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को स्थापित करने का। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जज हैं, हमेशा वो सब 9 जज बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कोई एक जज की हो, 2 जज की, 3 जज की बेंच हो, 5 जज की बेंच हो। वो हमेशा सभी 9 एक साथ हर बात पे, हर मामले की सुनवाई करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को उसको स्वीकार करता है, अपने आप में बड़ी बात होती है। उसका मतलब ये हुआ कि वो मुद्दा संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सुनने के लायक है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका में जो देश को बांटता है, उन 2-3 मुद्दों में से एक सबसे बड़ा है, वो है अबॉर्शन का। अबॉर्शन कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या उसकी प्रक्रिया है, इस पर वहाँ बहुत अरसे से बहस चल रही है। और करीब 50 साल पहले रो बनाम वेड की एक जो उसका मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया कि एबॉर्शन अमेरिका में न्यायिक है, यानी कि उसको उन्होंने समर्थन दिया। उसके पहले वो भी देश के तौर पे, फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे, जैसे हमारी राष्ट्र केंद्रीय सरकार है उस तरह से। लेकिन राज्यों को कुछ न कुछ अधिकार था, और जहाँ रिपब्लिकन लोग थे वहाँ उन्होंने कोशिश की उसको बैन करने की, जहाँ डेमोक्रेट थे वहाँ उन्होंने कोशिश की उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की, और उसको एक प्रो चॉइस और प्रो लाइफ मूवमेंट हुई। तो प्रो चॉइस ये कहते हैं कि ये नारी का अधिकार है, वो चुने, वो तय करे कि वो क्या करना चाहती है किस स्थिति में। और प्रो लाइफ वाले कहते हैं कि जैसे ही एक बच्चे का भ्रूण स्थापित होता है, उसके साथ ही जीवन शुरू होता है, ऐसा उनकी बाइबल का कहना है। इसलिए भ्रूण हत्या अपने आप में अपराध है और वो इलीगल है। यहाँ तक कि जो कई सारे जैसे मेडिकल इमरजेंसी में भी कई जगहों पे अलाउड नहीं किया जाता। तो चूंकि देश बड़ा है, एक राज्य में अलाउड नहीं है, अब दूसरे राज्य जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जो गरीब हैं उनकी मुश्किल होती है। तो इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब रिपब्लिकन जो हैं वो हैं प्रो लाइफ, वो कहते हैं कि भ्रूणहत्या नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेट कहते हैं प्रो चॉइस, ये नारी का अपना अधिकार है, उसका शरीर, उसका अधिकार, उसका फैसला। तो प्रो चॉइस और प्रो लाइफ, इन दोनों के बीच में जो एक 51 साल से संघर्ष चल रहा है रो वर्सेस वेड के बाद, वो अब ऐसी स्थिति पहुंचा कि एक राज्य में किसी ने मुकदमा किया। तो मुकदमा होता है जब उसमें चूंकि संवैधानिक स्थिति है, उसको सुनने के लिए अंत में वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे होता था कि 4 डेमोक्रेट, 4 रिपब्लिकन, और बीच में एक कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट जो चीफ जस्टिस होता था। ज़्यादातर रिपब्लिकन रहे हैं, तो उसमें एक संतुलन रहता था कि चीफ जस्टिस आमतौर पर उसको बैलेंस करता था। और वो ज़्यादातर फैसले 5-4 पे होते हैं, कुछ एक बहुत कम होते हैं जिसमें सब 9 एक साथ होते हैं।
ज़्यादातर 5-4 के संतुलन में चलते हैं, कभी कभार 6-3। तो जब तक 4 रिपब्लिकन, 4 डेमोक्रेट और एक पांचवा जो है वो किसी पार्टी का हो जाए चीफ जस्टिस, उनको पार्टी के आधार पर नहीं चुना जाता है। ये माना जाता है कि रिपब्लिकन की पसंद ऐसी है, डेमोक्रेट की पसंद वैसी है। लेकिन जब उनके उनके सवाल पूछे जाते हैं तो उससे एबॉर्शन का सवाल पिछले 50 साल से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हर जज जिसका चुनाव होने वाला है उसको कहना पड़ता है वो इस पर कहाँ तक खड़ा होता है। ट्रंप ने 3 जज अपॉइंट किए, उससे जो है सुप्रीम कोर्ट का संतुलन बिगड़ गया। आज की तारीख में 3 लोग डेमोक्रेट हैं, 6 लोग रिपब्लिकन। रिपब्लिकन प्रो लाइफ कहलाते हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह अबॉर्शन खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस रॉबर्ट संतुलन करने की कोशिश करते रहते हैं, तो 5 रिपब्लिकन, 3 डेमोक्रेट, रॉबर्ट चीफ जस्टिस को संतुलित करते रहते हैं। अब ऐसा हुआ कि जो मिसिसिपी का केस था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये कहीं कुलबुलाहट थी कि शायद इस बार चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ढांचा ऐसा है 6 और 3 का, 6 रिपब्लिकन 3 डेमोक्रेट, तो शायद वो ऐसा कुछ करें, रो वर्सेस वेड जो है उसको निकाल देंगे, उसको डिमोलिश कर देंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे। जो भी करेंगे उसकी जो रुझान होगा कंजर्वेटिव होगा, यानी कि प्रो लाइफ होगा, ऐसा मानते थे। लेकिन वहाँ एक जस्टिस है अलीतो, वो ज़्यादा पुराने जस्टिस हैं रिपब्लिकन तरफ से। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लिखी, अपनी जो ड्राफ्ट ओपिनियन लिखी, जो सुनवाई होने के दिन रखी जाती, वो किस तरह से लीक हो गई। अब ये देखिए 250 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को लीक किया गया। लीक अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है उनके हिसाब से, और उसका मतलब ये होता है कि फैसले के पहले ही समाज में एक बहस शुरू हो जाती है, वो बढ़ जाता है। तो ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि आधी आबादी की जो अधिकार छीनने की बात होती है कि ये उनका मानव अधिकार है, उनका ह्यूमन राइट है। सिविल राइट अलग होता है, ह्यूमन राइट उनका अपना, यानी कि मौलिक अधिकार मानना चाहिए, जिनका शरीर है उनका फैसला होगा। इस पे अब इस तरह की बहस हो गई है, उस पर तमाम जजों ने टिप्पणियां भी कर दी हैं। अमेरिका में एक और बात है कि आप जज के फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस करना एक अपराध है। वो एक सवाल ये भी खड़ा है कि अगर एक आदमी अपने उसकी जिससे उसको फायदा होने वाला है ऐसी बातों को इन्फ्लुएंस करे तो अपराध है। अगर समाज खड़ा हो जाए उठ के और शहर शहर में बातें उठने लगे तो क्या वो इन्फ्लुएंस तो वो करेगा, लोगों का दिमाग इन्फ्लुएंस करेगा। किसी एक जज को नहीं कर रहा है लेकिन जुडिशरी को तो कर रहा है। अगर हर शहर में तरह 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 के प्रदर्शन होंगे और 24 घंटे चलते रहेंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। और अगर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, जस्टिस अलीतो के घर के सामने कई दिनों से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, संगीत करते हैं, उनका जीना तो खैर हराम होगा ही। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें कहा क्या, उन्होंने कहा है कि रो वर्सेस वेड तो होना ही नहीं चाहिए था, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उनकी जो तर्क जो उन्होंने दिया है वो अजीब सा है। वो कहते हैं कि संविधान में नहीं लिखा है कि ऐसा हो सकता है। अरे भाई, संविधान तुम्हारा 1790-97 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो 76 वाला संविधान है, उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी ऐसा कर सकते थे। जो टेक्नोलॉजिकल जो तरक्की होगी उसको कैसे आप लोग, इस बात पे आज अमेरिका बटा हुआ है इस हद तक कि अभी की जो सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका में है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रो वर्सेस वेड और जो प्रो चॉइस जो महिला का अधिकार है के बारे में सोचने का, क्या करे क्या ना करे, वो अधिकार छीनने की बात पे अमेरिका बटा हुआ है। और इसका कोई बहुत आसान रास्ता नहीं निकल रहा है इसको सुलझाने का, क्योंकि या तो उसमें एक बात हो सकती है कि उनके एक जज हैं क्लेरेंस थॉमस, उनकी पत्नी ने जनवरी 6, 2021 का जो एक तरह से अमेरिकी सरकार पर, कांग्रेस पर, उस पर जो हमला हुआ था उसमें वो भी काफ़ी शरीक थी। मांग हो रही है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, देखने की बात है। तो अमेरिका में एक बड़ा संकट अभी सुप्रीम कोर्ट के लेकर के, उसके फैसले को लेकर के आया हुआ है। अब चलते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद एक ऐसा फैसला किया है जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो फैसला ये है
कि जो हमारे यहाँ राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह की जो सेडिशन लॉ जो है, जिसके अंदर किसी भी आदमी को बिना कोई सवाल पूछे ये कहे कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, उसको आप बिना बेल की किस गुंजाइश के आप जब तक चाहें उसे बंद रख सकते हैं। पिछले 8 सालों में करीब 800 ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से 13,000 भारतीय उस सेडिशन लॉ के तहत नज़रबंद है, यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको बेल नहीं हो सकती कायदे से देखें तो। इसी में स्टैन स्वामी की उनका देहांत हो गया। कुछ लोग छोड़े गए हैं जब वो भी बहुत अरसे बाद। तो अपने आप में ये जो कानून है वो समय का है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जब वो भारतीयों को कंट्रोल करना चाहते थे। तो जब इस पे कई लोगों ने, इसमें पत्रकार एक पेट्रिशिया मुखीम थी वहाँ की, आसाम की, महुआ मित्रा जो टीएमसी की हैं, और उन शावरी जो हमारे एक्सप्रेस के साथी थे, और हम लोग पीयूसीएल में साथ साथ काम करते थे। सब लोगों ने, कई लोगों ने एक अपील की और सब सुप्रीम कोर्ट ने उस सबको जोड़ के इस फैसले पे सरकार से कहा कि ये क्यों नहीं हटाया जाए। जब सरकार को लगा कि शायद जज सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो शायद ऐसा करे, तो कई सवाल खड़े हुए। क्या ये बेंच ऐसे सवाल सुन सकती है? उसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन जब सरकार को लगा कि ऐसा हो सकता है, तो आप जानते हैं हर सरकार कोशिश करेगी कि उसका श्रेय खुद ले, कोर्ट को क्यों दे। तो सरकार ने कहा इसको हम रिव्यू करेंगे। तो फिर जो वकील थे महुआ मित्रा के, जो गोपाल नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा खासा एक पेज का प्रस्ताव रखा कोर्ट के पास। उसका मतलब ये है कि अगर सरकार रिव्यू कर रही है तो हम इस लॉ को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड हो गया। इसका मतलब जितने भी लोग इसके तहत बंदी हैं, उन सबको बेल मिलनी चाहिए, और जिस हद तक हो सकता है सबको रिहा करना चाहिए। और जो चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, जो कोर्ट में हैं, जो भी हैं, कोर्ट को इसको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उस हिसाब से उसको इमीडिएटली उसको डिस्पोज ऑफ करें। और जो नए केसेस वो इस तरह की फाइल ना हो, और कोर्ट ने उस ऑर्डर को जितने डायरेक्टर जनरल पुलिस को, स्टेट्स को और केंद्र सरकार को, सबको भेजा इस तरह से कोई ये ना कह सके इनको ये ऑर्डर नहीं मिला। खैर, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। मेरा मानना हमेशा से रहा है कि हमारी जो पूरी जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता जो है, वो सारी की सारी गुलामों के लिए बनाई गई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो अगर हम कायदे से सरकार चलाना चाहते हैं तो हमको उसका पुनर्आंकलन करना चाहिए था। उसके बाद एक एक धारा को दोबारा लिखना चाहिए था, इस तरह से कि हर भारतीय एक सम्मानित नागरिक है। वो चाहे मेरे पास एक पैसा हो ना हो, चाहे सड़क पे हूँ, लेकिन मेरा अधिकार उतना ही है जितना कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठने वाले भारतीय का है, नागरिक के तौर पर। काम करने की बात अलग है, जिसका जितना बड़ा काम उतना बड़ा होगा, लेकिन नागरिक अधिकारों के तौर पर मेरा, आपका, सबका अधिकार उतना ही है जितना कि प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री पहले नागरिक है, बाद में काम करने को उनसे कहते हैं कि आप देश का कार्यभार संभालिए, और हम उन्हीं में चुनते हैं जिनमें इस बात की लालसा है, जो इस बात चाहते हैं, और उसके लिए पूरा ढांचा बना हुआ है जो कि जनतांत्रिक ढांचा है। लेकिन सबको जो है वही आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए जो सबसे बड़ी संवैधानिक हस्ती को मिलता है नागरिक के तौर पर। पहला बात तो ये, यानी कि जो हमारी व्यवस्था है किसी को गलती से भी उसका नुकसान न करे, ये जो है हमारी सरकार का एक उसका मूल्य होना चाहिए ऐसा। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। जो अब धीरे धीरे बात शुरू की थी, बहुत बढ़िया बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी जब आए थे, कि हम नहीं चाहते कि कोई भी नागरिक एफिडेविट के लिए दौड़ता रहे अफसरों के पास। अगर आप खुद साइन करेंगे उसका उतना ही अर्थ होगा जितना कोई अफसर, गेजेटेड अफसर साइन करे। वो बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने 1500 कानून ख़त्म कर दिए। अरे भाई, 1500 कानून थे क्या पहले? आपके 500 तो धाराएं हैं, तो 1500 धाराएं कहाँ से आ गई? खैर, वो तो दूसरी लंबी बहस है। तो अभी स्थिति यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेडिशन लॉ सस्पेंड हो गया है। मेरा मानना है कि एक प्रबुद्ध समाज में, अच्छे जनतांत्रिक वातावरण में, ये सभी सब लोग कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी पुराने हमारे नियम हैं, कानून हैं,
उन सबको एक आधुनिक संदर्भ में देखा जाए, सबको आज के संदर्भ में देखें। जो गुलामों के लिए सही थे वो आज़ाद लोगों के लिए सही कैसे हो सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे सभी जो विधान हैं सबको एक बार दोबारा जांचने की ज़रूरत है और उन्हें इस तरह बनाने की ज़रूरत है कि हर नागरिक अपने आप में सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस कर सके और सरकार उसके ऊपर कोई बिना किसी बहुत ही ठोस वजह के कोई भी ऐसा काम न करे जिससे लगे कि उस नागरिक का कोई नुकसान हुआ है किसी भी तरह से। एक नागरिक का एक क्षण भी अगर आपने ज़बरदस्ती ले लिया तो उसकी भी एक पेनल्टी होनी चाहिए जिससे कि लोग इस तरह की गलतियां ना करें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।